नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आज का 14 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और इस वीडियो में जो भी आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है एनालाइज करने वाले हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, MPGK से कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे गए, रीजनिंग और मैथ से कितने क्वेश्चन बने हैं। रोज आपका पैटर्न जो है चेंज होने वाला है, तो सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने। इसमें हम 14 नवंबर के सारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को एनालाइज करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बच्चों के द्वारा टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजे गए क्वेश्चन है। अगर आपका पेपर 15, 16, 17 तारीख को है तो इस वीडियो को जरूर देख लेना है अंत तक। कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं ये आप समझ पाएंगे, ठीक है। और इसकी PDF फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहां आप क्या कर सकते हैं, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने, ठीक है। और इसके आंसर अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसका आंसर क्या होगा। और जिसका भी कैंडिडेट का आज पेपर हुआ है, स्कोर कार्ड अपना टाइप करना नहीं भूलना है। आप स्कोर कार्ड जरूर बताना है आपको कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। पहला लिखा हुआ है दांडीय वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है। पहला ही क्वेश्चन आप देख रहे होंगे MPGK के अभ्यारण्य से पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं वन्य अभ्यारण्य के क्वेश्चनों को MCQ करने, 100 MCQ, 1000 MCQ, तो आप मुझे कमेंट करिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को कवर करा देंगे, ठीक है। तो दांडीय वन्यजीव जो है अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। पहला लिखा हुआ है गुजरात, B नंबर आपका लिखा हुआ महाराष्ट्र, C नंबर आपका कर्नाटक और D नंबर आपका झारखंड, ठीक है। तो दांडीय वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है। चलिए इसके सही उत्तर को देख लेते हैं। आपका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दांडीय वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और यह कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम और भी कई सारे डिटेल इसमें कवर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे कमेंट था कि सर इसके साथ साथ में आप एक्स्ट्रा फैक्ट बताइए। तो हम आपको यहाँ पे आज की वीडियो में सारे के सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को लेके आए हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बड़ा वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, ठीक है। तो यह कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, अभ्यारण्य है। और अन्य प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य अगर हम बात कर लेते हैं तो कावेरी आपकी वन्यजीव जो अभ्यारण्य है, उसके बाद भीमगंड आपका जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसके बाद मकुम्बिटा वन्यजीव अभ्यारण्य है और पुष्पगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सारे के सारे आपके कर्नाटक के अभ्यारण्य हैं प्रमुख, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के किस शहर में भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के किस शहर में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला लिखा हुआ है आपके सामने भोपाल, B नंबर आपका मांडू, C नंबर आपका उज्जैन और D नंबर महेश्वर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका बता दें, भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में कहाँ आए थे। ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा, उज्जैन शहर में स्थित यहाँ पे लिखा हुआ है संदीपनी आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। कहां से प्राप्त की थी? संदीपनी आश्रम में, ठीक है। और यह आश्रम जो है गुरु संदीपनी के शिक्षण स्थल के रूप में आज भी प्रसिद्ध है, जहां बलराम और कृष्ण जी के साथ उनके मित्र सुदामा भी अध्ययन करने के लिए आए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि असरफी महल कहाँ स्थित है। क्या लिखा हुआ है, असरफी महल जो है वो कहाँ स्थित है। पहला लिखा हुआ है पन्ना, B नंबर आपका लिखा हुआ है जबलपुर, C नंबर आपका लिखा हुआ मांडू और D नंबर आपका मंडला, ठीक है। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है, 1 से 2 बार पढ़ना है। और अगर आप चाहते हैं 1000 क्वेश्चनों के MCQ अगर आप PDF चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए। टेलीग्राम में इसकी आपको डाल देंगे, जिसमें आप सारे के सारे क्वेश्चनों को एक साथ क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपके MPGK से पूछे क्वेश्चन जो है छूटने वाला नहीं रहेगा। तो असरफी महल जो है कहाँ स्थित है। चलिए सही उत्तर बताइए। चारों ऑप्शंस में से आपको कमेंट करके बताना है, फटाफट इसके आंसर को बताइए। जिसका भी आज पेपर है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। और कमेंट के माध्यम से अगर आपको भी कोई क्वेश्चन याद है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए थे। ये सारे के सारे बच्चे को द्वारा भेजे गए जो आपके आज का पेपर में शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे। इसका सही उत्तर बात कर लेते हैं तो असरफी महल जो आपका है वो आपका
मध्य प्रदेश के सिटी ऑफ जॉय के नाम से प्रसिद्ध है और ऐतिहासिक स्थल मांडू में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? अभी क्वेश्चन था, मांडू में स्थित है। यह महल जो है मांडू के मुख्य इमारत है और इसकी संरचना जो है एक कटोरे जैसी है। कैसी है? एक कटोरे की जैसी। इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि अशरफी महल का निर्माण जो है 15वीं शताब्दी के होसंग शाह द्वारा एक आपके मदरसे या इस्लामी स्कूल के रूप में किया गया था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इस्लामी किस में किया गया था? मदरसे के रूप में इसका जो निर्माण है होसंग शाह के द्वारा 15वीं इस शताब्दी में किया गया था और बाद में उसके उत्तराधिकारी महमूद आपके खिलजी प्रथम को इसका विस्तार किया गया और इसे मेवाड़ के राजा प्रताप जो है महाराणा प्रताप कुंभा पर क्या किया गया? इसको सैन्य विजय की स्मृति से इस विजय स्तंभ को बनवाया गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है 4 नंबर, मदांता मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को एक से दो बार आप जरूर पढ़िए, इसके बाद इसके आंसर को बताइए क्या होगा। क्या लिखा हुआ है? मदांता मेला जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर आपको बताना होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला लिखा हुआ है विदिशा, बी नंबर बुरहानपुर, सी नंबर आपका खंडवा, डी नंबर भोपाल। ठीक है, तो मदांता जो है, मदांता मेला जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर खंडवा में। कहां हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका खंडवा। क्या हो जाएगा? खंडवा। इसके थोड़ा सा डिटेल को हम लोग देख लेते हैं कि यह मेला जो है कार्तिक माह के दौरान खंडवा जिले के मदांता में आयोजित होने वाला एक 7 सप्तीय मेला होता है, मतलब 7 दिन का होता है, दिवसीय मेला है और ओमकारेश्वर व मदांता नर्मदा नदी के मध्य में एक द्वीप पर स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मदांता मेला जो किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, और इसके बाद प्राचीन नाम अमलेश्वर जो है मंदिर इसके दक्षिण तट में स्थित है और अब ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है साथियों कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? देख रहे होंगे कि आज अभ्यारण्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अभ्यारण्य से रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें, कोई भी जो आपका है टॉपिक छूटने वाला नहीं है। प्लेलिस्ट के माध्यम से पहले ही हम आपको बहुत सारे टॉपिक करा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं अभ्यारण्य से टॉपिक कराना तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, हम आपको अभ्यारण्य के सारे MCQ कराने वाले हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा होगा? चलिए सही उत्तर बताइए। आपके सामने 4 लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है राला मंडल अभ्यारण्य, सरदापुर अभ्यारण्य, सिंगोरी अभ्यारण्य और सिवनी के आपका अभ्यारण्य। ठीक है, तो चलिए सही उत्तर बता दें आपको। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? राला मंडल अभ्यारण्य। ठीक है, इसकी थोड़ा सा डिटेल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इसकी स्थापना 1989 में की गई और यह इंदौर जिले में स्थित है। इसकी जो कुल क्षेत्रफल है वो कितनी है? आपके 5 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 5 वर्ग किलोमीटर। और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य माना जाता है। क्या हो जाएगा? सबसे छोटा मध्य प्रदेश का वन्य जीव कौन सा होगा? राला मंडल। ठीक है, और सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? आप चलिए कमेंट करके बताइएगा जरूर। इसका आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है नौरादेही है। कितने में फैला हुआ है? 1197 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में किस शासक की समाधि स्थित है? पहला लिखा हुआ है महाराणा छत्रसाल, बी नंबर महाराणा प्रताप, सी नंबर आपका राजा भोज और डी नंबर आपका विक्रमादित्य। ठीक है, तो चलिए सही उत्तर बताइए। आप मुझे कमेंट करके फटाफट इसके आंसर को बताइए कि क्या लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में किस शासक की समाधि स्थित है? चलिए सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग देख रहे हैं आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए, महाराणा छत्रसाल। क्या हो जाएगा साथियों? महाराणा छत्रसाल। इसके कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में महाराणा छत्रसाल की समाधि जो है स्थित है, जो एक प्रसिद्ध बुंदेली शासक थे या बुंदेला शासक थे जिन्होंने बुंदेलखंड को अपना जो है राज्य स्थापित किया था। ठीक है, समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है कि आपका मानसिक चिकित्सालयों की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिलों में की गई है? उज्जैन, रीवा, बी नंबर जबलपुर, भोपाल, सी नंबर आपका लिखा हुआ ग्वालियर, भोपाल और डी नंबर आपका लिखा हुआ है इंदौर, भोपाल। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर और इंदौर जिले में मानसिक रोग अस्पतालों की जो है स्थापना की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य जो है वो पुनर्वास स्थापना जो है सीहोर में स्थित है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इससे आपके 2 क्वेश्चन और भी बन रहे हैं।
ठीक है। क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य जो है पुनर्वास संस्थापक कहाँ है, सीहोर में है और इसकी स्थापना जो है मानसिक रोग स्थापनालय में की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने क्या लिखा हुआ, 8 नंबर। क्या लिखा हुआ साथियों, चलिए सही उत्तर बताइए। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो पुस्तक किसके लिए दिया जाता है, उपन्यास के लिए, कहानी के लिए, कविता के लिए, आलोचना के लिए। चलिए सही उत्तर बताइए। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार जो है वो किसके लिए दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 का करेक्ट आंसर है आपका सी हो जाएगा, कविता के लिए किया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, कविता। इसके थोड़ा सा डिटेल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि दिख रहा होगा आपको कि भवानी प्रसाद मिश्र जो है अपने समय के एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और जो गांधीवाद विचारक थे और मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा विभिन्न विधाओं में निम्नलिखित पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र को जो पुरस्कार है वो कविता के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, कविता के लिए। ठीक है, और वीर सिंह देव पुरस्कार जो है उपन्यास के लिए दिया जाता है और गजानंद माधव जो मुक्तिबोध पुरस्कार है कहानी के लिए दिया जाता है। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन रहे हैं, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, क्या लिखा हुआ, मध्य प्रदेश के किस शहर में वो क्या लिखा हुआ है, सीएम राइज स्कूल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के किस शहर में सीएम राइज स्कूल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। ठीक है, पहला लिखा हुआ है आपका भोपाल बैरसिया में, बी नंबर आपका लिखा भांडेर दतिया में, डबरा ग्वालियर में, सी नंबर आपका बड़नगर उज्जैन में। ठीक है, तो चलिए सही उत्तर देख लेते हैं हम लोग। इसका जो सही उत्तर आपको जो भी लगता है आप मुझे फटाफट इसके आंसर को बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है साथियों, मध्य प्रदेश के बड़नगर शहर ये उज्जैन में है और सीएम राइज स्कूल का नाम जो है बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 10 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि खजुराहो निम्नलिखित में से किसकी धार्मिक राजधानी है। तो सही उत्तर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 10 का चंदेल। क्या हो जाएगा, जो खजुराहो है वो किसकी धार्मिक राजधानी है, चंदेल की है। किसकी है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 11 है। क्या लिखा हुआ है साथियों कि किस यौगिक में सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। आप देख रहे होंगे साइंस से कुछ क्वेश्चन जो है ये आपका पूछा गया था कि किस यौगिक में सबसे मजबूत जो है हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। चलिए साथियों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आज के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, दबा के शेयर करें अपने दोस्तों के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें। ऐसे ही आपको डेली अपडेट आपके सामने आते रहते हैं। सारे एनालाइज आपको एमपी पुलिस के सारे शिफ्ट के एनालाइज हम आपको कराने वाले हैं। क्या होगा, किस यौगिक के सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंध बनते हैं, पानी का, अमोनिया का, मेथनॉल का, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों, हाइड्रोजन क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको बता दें हाइड्रोजन क्लोराइड में सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लोरीन जो है सबसे सशक्त विद्युत ऋणात्मक तत्व है जो कि एक महत्वपूर्ण मजबूत द्विध्रुव बनाता है जिसमें परिणाम स्वरूप एक शक्तिशाली हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है कि परख नलियों में मौजूद H2O और NaOH के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से किसकी सहायता से विधि जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, पहला लिखा हुआ है लाल लिटमस पेपर, बी नंबर आपका नीला लिटमस, Na2CO और सी नंबर आपका, डी नंबर आपका HCl। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख रहे हैं। इसका सही उत्तर आपको फटाफट इसके बता रहा है कि परख नली में मौजूद H2O और NaOH के जलीय विलयन के निम्नलिखित में से किसकी सहायता से विभेद जो है कर सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बता दें, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, लाल लिटमस पेपर। क्या हो जाएगा साथियों, आपका लाल लिटमस पेपर। इसके थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि H2O और NaOH के जलीय विलयन को लाल लिटमस पेपर की मदद से विभेदित किया जा सकता है और शुद्ध पानी H2O पर लाल लिटमस का कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता। ठीक है, जबकि क्षारीय विलयन जो है NaOH का प्रतिक्रिया स्वरूप लाल लिटमस पेपर जो है वो नीला हो जाता है। ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया होगा। इसके डिटेल की भी हम बात कर रहे हैं, इसमें फुल
सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को बात कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि किन दो कारणों से गैसों की आर्द्रता जो है सबसे अधिक होती है। पहला लिखा हुआ उच्च तापमान और उच्च दाब, निम्न तापमान और उच्च दाब, उच्च तापमान और निम्न दाब। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका निम्न तापमान और उच्च दाब इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके डिटेल के बारे में अगर आपको समझना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न तापमान गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा में कम कर देती है। ठीक है, इसमें अणु धीमी गति से चलते हैं और अंतर आणविक जो है आकर्षण बलों द्वारा एक दूसरे की ओर खींचे चले आते हैं। परिणाम स्वरूप गैस द्रव्य में आपका परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 नंबर लिखा हुआ है कि किसी यौगिक के तत्व सदैव एक निश्चित के अनुपात में विद्यमान होते हैं। द्रव्यमान होते हैं, आयतन होते हैं, आकार होता है, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए सही उत्तर बताइए फटाफट, इसके आंसर को बताइए। पीडीएफ फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां सारी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगी। इसका करेक्ट आंसर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि किसी भी यौगिक के तत्व सदैव जो है द्रव्यमान के आधार पर एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं और यह निश्चित अनुपात का जो है नियम या स्थिर संरचना का नियम है। ठीक है, जो कहता है कि एक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुपात या समान अनुपात में मौजूद होते हैं, चाहे उनके स्रोत या निर्माण की विधि जो है कुछ भी हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको यह इसका डिटेल। क्वेश्चन नंबर 15 को देख रहे हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? प्रकाश का ध्रुवीकरण जो है वो किस घटना में सबसे अच्छा प्रमाण होता है। पहला लिखा हुआ है प्रकाश का कण हमेशा जो है प्रकाश का कण जो है जैसा स्वरूप होता है, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, प्रकाश का अनुदैर्ध्य होता है, प्रकाश का अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, इसके थोड़ा सा डिटेल हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रकाश का ध्रुवीकरण जो होता है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग होने से सबसे अच्छा प्रमाण होता है, क्योंकि केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही कंपन संरचना की दिशा में लंबनन उत्पन्न हो सकता है और उसे ध्रुवीकृत भी किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी जो आपकी अभिक्रिया घटित होती है। पहला लिखा हुआ है किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजीकरण और बहुलीकरण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर का सही बता दें, बायोगैस संयंत्र जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक गैस जो है वो आपकी क्या करती है, जैसे खाद्य और खाद्य अपशिष्ट को तोड़ने के लिए बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप जो है वह स्वतः किण्वन नामक प्रक्रिया के माध्यम से मिथेन गैस का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है साथियों कि यदि गैस को दुगुना कर दिया जाए, यदि बल को दुगुना कर दिया जाए और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह क्या करेगा? आधा हो जाएगा, यह दुगुना हो जाएगा। सी नंबर आपका लिखा हुआ यह 4 गुना हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं कौन सा है, 17 नंबर। तो करेक्ट आंसर आपका 17 नंबर का हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? यह 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 18 नंबर लिखा हुआ है। क्या है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। पहला लिखा है थर्मामीटर, बैरोमीटर, एमीटर और गैलियोमीटर। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 18 का बी हो जाएगा, बैरोमीटर। क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस उपकरण का जो कार्य होता है, थर्मामीटर तापमान मापता है, बैरोमीटर जो है ये क्या करता है, वायुमंडल को मापता है, एनीमीटर जो होता है वो विद्युत आपकी धारा को मापता है और गैलियोमीटर जो होता है वो सूक्ष्म विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, तो चारों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 19 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को 2 बार लॉन्च किया जाता है। पहला लिखा हुआ 8वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना और 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19 का करेक्ट आंसर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो जो आपकी 6ठी पंचवर्षीय योजना है वह योजना है जिसको 2 बार लॉन्च किया गया था और एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा और दूसरी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, इस सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और 6ठी पंचवर्षीय योजना जिसमें जनता पार्टी सरकार ने 1978 से 1983 के वर्षों में शुरू किया गया था, लेकिन पूरा करने में असमर्थ रही, जिसमें 1990 में 1980 में इसको क्या किया गया, कांग्रेस पार्टी के द्वारा फिर से इसी को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ठीक है,
अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने क्या है, क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लिए, यहाँ पे 19 था, इसके बाद 20 को देख लेते हैं। इसका थोड़ा सा डिटेल आपको और दिख रहा है, वीडियो को पुश करके आप इसको देख लेना। क्या लिखा हुआ है 20 नंबर कि आनंद मठ जो है नामक पुस्तक जो है इसके रचयिता कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें। पहला लिखा हुआ है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी नंबर आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, सी नंबर आपका मूलक राज आनंद, डी नंबर माहेश्वर देवी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ नामक पुरस्कार के क्या है, रचयिता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आज के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। आनंद जो है मठ बंगाल के सुप्रसिद्ध लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के अनुपूरक कृति मानी जाती है और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह जो है स्वतंत्रता सेनानी के गीता कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदासीकरण डैश सुधारों का एक हिस्सा था। चलिए सही उत्तर बताइए। पहला लिखा हुआ है आर्थिक, बी नंबर आपका लिखा हुआ है सामाजिक, सी नंबर आपका भूमिका, डी नंबर आपका राजनीतिक। तो करेक्ट आंसर का बता दें, उदासीकरण जो है 1991 के एलपीजी सुधार नामक आर्थिक सुधारों का एक हिस्सा था। उदासीकरण मुद्राओं से संबंधित सुधारों का एक समूह है। उदासीकरण का अर्थ है आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों को काम करना या हटाना, उसके बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले और विदेशी निवेश आकर्षित हो। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे सामने दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है, भारत, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा हुआ, भारत के पूर्णतः स्वदेशी पौधों की प्रजातियों की स्थानीय या मूल प्रजातियों को कहा जाता है, जबकि भारत के बाहर से आने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बता दें, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, विशेषज प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको कराया। ये सारे क्वेश्चन आपके 14 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करें, लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। जिसका भी पेपर आज था, कल था, परसों है, नरसों है, तो सभी को देख लेना होगा कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। सारे के सारे क्वेश्चनों को एनालाइज किया हमने। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद।